गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12th बायो के लिए। टॉपिक का नाम है फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका पार्ट नंबर पढ़ेंगे आज हम 17 नंबर। तो फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कुछ परिभाषिक शब्दावली या फिर फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन की जो क्रिया है वो निम्न प्रकार संपन्न होती है। फर्स्ट अपन ने पढ़ा था कोपुलेशन, और सेकंड हमने पढ़ा था इंसेमिनेशन। थर्ड ओव्यूलेशन। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ नंबर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, और इसी के साथ पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन यानी आरोपण। ठीक है, तो हम फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। तो फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर अपन ने कोपुलेशन, इंसेमिनेशन, ओव्यूलेशन तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इन दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे। तो आप सभी जानते हो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इधर ये क्या दिखाई गई आपको? ओवरी यानी अंडाशय। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये शो करेगा इम्प्लांटेशन को, यानी आरोपण को, और ये शो करेगा फर्टिलाइजेशन को। यानी ये जो डायग्राम है ये मनुष्य के अंदर इम्प्लांटेशन यानी आरोपण की क्रिया को शो कर रहा है, और ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है, ये मनुष्य के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया को शो कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? आरोपण की क्रिया को शो कर रहा है। ठीक है, मनुष्य में निषेचन। अब देखिएगा कि किस प्रकार से क्या होता है। ओवरी के अंदर oogenesis की क्रिया होती है तो क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि जो अंडाणु होता है वो इस ओस्टिया के द्वारा इस ओविडक्ट के इन्फंडिबुलम भाग के अंदर क्या करता है? प्रवेश करता है। यानी आपने ये पढ़ा था कि एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा एफएसएस हार्मोन का क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है। ये एफएसएस हार्मोन इस अंडाशय के अंदर पुटकीय वृद्धि को प्रेरित करता है। पुटक के अंदर क्या पाई जाती है? सेकेंडरी oocyte। यानी जैसे ही ग्राफियल फॉलिकल रैप्चर होता है तो सेकेंडरी जो oocyte होती है वो इस फेलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी की तरफ चली जाती है। ठीक है, अब देखिएगा जो सेकेंडरी oocyte होती है इस ओस्टिया के द्वारा इस इन्फंडिबुलम भाग के अंदर क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। इधर देखिए ओपुलेशन यानी मैथुन की क्रिया के दौरान जो स्पर्म वेजाइना के अंदर छोड़े जाते हैं वे स्पर्म इस यूट्रियस सर्विक्स से होते हुए, यूट्रियस यानी गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय से होते हुए किसके अंदर? इस ओविडक्ट के इस्थमस भाग के अंदर क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। कौन से भाग के अंदर?
इस्तमस पार्ट के अंदर क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। कहने का मीन ये है कि मैथुन की क्रिया के दौरान जो स्पर्म फीमेल की वेजाइना के अंदर स्थानांतरित किए गए थे, वो स्पर्म गति करते हुए गर्भाशय ग्रीवा और गर्भाशय ग्रीवा से गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय से फिर वापस गति करते हुए ओविडक्ट के इस्तमस भाग में प्रवेश कर जाते हैं और इस्तमस भाग से होते हुए किस भाग में चले जाते हैं, एम्पुला भाग के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, इधर से जो ओवा होता है वो गति करता हुआ कहाँ तक पहुंचता है, एम्पुला भाग तक पहुंचता है। इधर से क्या आ रहा है, स्पर्म आ रहा है और इधर से क्या आ रहा है, ओवा आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया तभी संपन्न होगी जब एक ही समय पर ओवा और स्पर्म इस एम्पुला भाग के अंदर क्या करते हैं, पहुंचते हैं, यानी प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा पहुंचने के बाद क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं वो इस ओवा के क्या आते हैं, संपर्क में आते हैं। अब देखिएगा मैंने इधर से इस फर्टिलाइजेशन की क्रिया को यहाँ तक तो मैंने ओवा के अंदर, ओवा जो था वो इनफंडिबुलम के अंदर प्रवेश कर रहा था और एम्पुला भाग के अंदर इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, इसलिए ये डायग्राम बनाया है। बट ये डायग्राम वास्तविकता में जो इम्प्लांटेशन को शो करेगा। फर्टिलाइजेशन के लिए अपन ने अलग से डायग्राम बनाया है। मान लीजिए इधर से स्पर्म गति करता हो एम्पुला भाग के अंदर पहुंच गया और एम्पुला भाग में इनफंडिबुलम भाग से गति करते हुए क्या पहुंच गया, ओवा यानी अंडाणु पहुंच गया। अब देखिएगा जैसे ही स्पर्म मान लीजिए क्या जो वेजाइना होती है उसके अंदर जो मेल होता है वो अपने पेनिस की सहायता से 20 से 30 करोड़ क्या करता है, स्पर्म स्थानांतरित करता है। ये कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं जो बीच में ही नष्ट हो जाते हैं, कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं जो गति करते हुए कहाँ तक पहुंचते हैं, इस अंडाणु तक पहुंचते हैं। अब देखिएगा कि जो शुक्राणु होता है उसके अंदर अपनी ही जाति के अंडाणु को निषेचित करने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। तो लिली नामक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने बताया कि जो शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है उसकी सतह से एंटी फर्टिलाइजिन और अंडाणु की सतह से फर्टिलाइजिन नामक रसायनों का स्त्रावण किया जाता है। ध्यान रखिएगा, शुक्राणु के एक्रोसोम की सतह से कौन सा रसायन स्त्रावित किया जाता है, एंटी फर्टिलाइजिन और अंडाणु की सतह से फर्टिलाइजिन नामक रसायनों का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। अब जैसे जैसे ये शुक्राणु अंडाणु की तरफ गति करेगा तो ये अंडाणु की तरफ गति करते हुए अपने अगले भाग से एंटी फर्टिलाइजिन नामक रसायन का स्त्राव करता है और उसी समय जो अंडाणु होता है वो अपनी सतह से फर्टिलाइजिन नामक रसायन का क्या करता है, स्त्रावण करता है। अब देखिएगा ये दोनों ही रसायन एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिसके कारण जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु की तरफ आ जाता है। कहने का मीन ये है कि शुक्राणु और अंडाणु एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, समीप आ जाते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही ये शुक्राणु इस अंडाणु तक पहुंचता है तो होता क्या है, शुक्राणु के एक्रोसोम के द्वारा हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम का स्त्रावण किया जाता है। किसका, हाइलुरोनिडेज एंजाइम का स्त्रावण किया जाता है। यह जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, जो कोरोना रेडिएटा की कोशिकाएं होती है उसको गला देता है और इसी के साथ साथ जोना पेलुसिडा में उपस्थित जो हाइलुरोनिक अम्ल होता है उसको गला देता है, यानी विलीन कर देता है, जिसके कारण जो कोरोना रेडिएटा
स्टेटा की जो कोशिकाएं होती है वो दूर गिर जाती है, और जो स्पर्म होता है उसका हेड और मिडल पार्ट जो होता है वो इस अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। शेष पूंछ भाग को बाहर ही क्या कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। इस प्रकार इस शुक्राणु और अंडाणु के न्यूक्लियस का संयोजन होता है, और संयोजन होने के पश्चात इस शुक्राणु और अंडाणु के न्यूक्लियस का संयोजन होता है। संयोजन होने के पश्चात एक द्विगुणित संरचना बनती है, जिसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार इन दोनों के न्यूक्लियस का संयोजन जाइगोट का बनना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। द्विगुणित संरचना जाइगोट बनती है, और इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन इसे बोला जाता है। अब देखिएगा कि मनुष्य के अंदर मोनोस्पर्मी अवस्था पाई जाती है। मोनोस्पर्मी का मीन समझते हो, मोनो का मीन होता है एक, स्पर्मी का मीन होता है स्पर्म। कहने का मीन ये है कि मनुष्य का जो अंडाणु होता है उसके अंदर एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है, और यदि मनुष्य के अंडाणु के अंदर यदि एक से अधिक शुक्राणु प्रवेश कर जाए तो इस घटना को पॉलीस्पर्मी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पॉलीस्पर्मी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा परंतु उसमें मोनोस्पर्मिक अवस्था ही पाई जाती है। क्यों, क्योंकि इस अंडाणु के चारों ओर क्या पाई जाती है, अंड झिल्ली पाई जाती है, और इसके अलावा इसके अंदर कोर्टिकल रिएक्शन होती है, वो एक से अधिक स्पर्म को अंडाणु के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। कोर्टिकल रिएक्शन क्या होती है कि जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है तो अंडाणु का प्रीदीय कोशिका द्रव्य, जिसे क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स बोलते हैं। प्रीदीय कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स बोला जाता है। इस कोर्टेक्स भाग के अंदर अनेक भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होती है, जिनको संयुक्त रूप से कोर्टिकल रिएक्शन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त रूप से कोर्टिकल रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, जिसको संयुक्त रूप से कोर्टिकल रिएक्शन यानी वलकुटीय अभिक्रियाएं कहा जाता है। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन को शो कर रहा है। अब देखिएगा फर्टिलाइजेशन के पश्चात क्या बनती है, एक द्विगुणित संरचना बनती है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात क्या बनती है, एक द्विगुणित संरचना। फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसको कंप्लीटली बनाएंगे और बताएंगे आपको इम्प्लांटेशन किस प्रकार से संपन्न होता है। अब देखिएगा कि शुक्राणु और अंडाणु का संयोजन, ये क्या है, ओव्यूम यानी अंडाणु, और इधर ये क्या है, स्पर्म यानी शुक्राणु। इन दोनों का संयोजन, दोनों के न्यूक्लियस का संयोजन क्या कहलाया, फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाया, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। जगह थोड़ी कम है, नाम छोटे छोटे लिख रही हूँ, ध्यान से इसको देख लेना। ठीक है, अब देखिएगा फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो गई। फर्टिलाइजेशन के पश्चात एक द्विगुणित संरचना बनती है। इस द्विगुणित संरचना को क्या बोलते हैं, जाइगोट, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, युग्मनज कहा जाता है। जाइगोट बनने के तुरंत बाद ही उसमें क्लीवेज की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। क्लीवेज किसे बोलते हैं, जाइगोट में होने वाले उत्तरोत्तर समसूत्री विभाजनों को क्लीवेज कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जाइगोट बनने के तुरंत बाद ही इसके अंदर किसकी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, विदलन यानी क्लीवेज की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। किसकी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, विदलन यानी क्लीवेज की क्रिया प्रारंभ हो जाती है।
अब देखिएगा क्लीवेज यानी विदलन क्या किसे बोलते हैं। जाइगोट में होने वाले उत्तरोत्तर समसूत्री विभाजनों को जाइगोट में होने वाले उत्तरोत्तर समसूत्री विभाजनों को विदलन यानी क्लीवेज कहा जाता है। क्लीवेज कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जाइगोट बनने के तुरंत बाद इसमें विदलन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। विदलन किसे बोलते हैं? जाइगोट में होने वाले उत्तरोत्तर समसूत्री विभाजनों को विदलन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, जाइगोट में जो फर्स्ट क्लीवेज होता है तो कितनी कोशिकाएं बनती है? 2 कोशिकाएं बनती है, ठीक है। कितनी कोशिकाएं बनती है? 2 सेल यानी 2 कोशिकाएं बनती है। इन दोनों कोशिकाओं में जब वापस से क्लीवेज होता है तो कितनी कोशिकाएं बनती है? 4। कितनी कोशिकाएं बनेगी? 4। 4 में वापस से क्लीवेज होगा तो कितनी बनेगी? 8 कोशिकाएं बनती है। क्या बनती है? 8 कोशिकाएं बनती है। 8 कोशिकाएं बनती है। इन 8 कोशिकाओं में जब वापस से क्लीवेज होता है तो क्या बनती है? 16 कोशिका अवस्था का निर्माण होता है। क्या होती है? 16 कोशिकीय अवस्था का निर्माण होता है। इस 16 कोशिकीय अवस्था को क्या बोलते हैं? 16 कोशिकीय अवस्था को क्या बोलते हैं? मोरूला। और ये जो 16 कोशिकाएं बनी हैं, इन कोशिकाओं को कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कहा जाता है। इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा कि इस 16 कोशिकाओं में वापस से जब क्लीवेज होता है तो एक 32 कोशिकीय अवस्था का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है? एक 32 कोशिकीय अवस्था का निर्माण होता है। इस प्रकार से एक खोखली गेंद के समान 32 कोशिकीय अवस्था का क्या होता है? निर्माण होता है। बत्तीस कोशिकीय अवस्था का क्या होता है? निर्माण होता है। इस 32 कोशिकीय अवस्था को क्या बोलते हैं? ब्लास्टूला। ब्लास्टूला। मोरूला को हिंदी में तुतक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? तुतक बोला जाता है। 32 कोश तो 16 कोशिकाओं में जब वापस से क्लीवेज होता है तो 32 कोशिकीय अवस्था का निर्माण होता है। इस 32 कोशिकीय अवस्था को अपन क्या बोलते हैं? ब्लास्टूला बोला जाता है। ये ब्लास्टूला की कोशिकाएं विभाजित होती चली जाती है और ये ब्लास्टूला है वो गर्भाशय की तरफ गति करता चला जाता है। अब देखिएगा, इस ब्लास्टूला के परिधि पर उपस्थित जो कोशिकाएं होती है उसे ट्रोफोब्लास्ट या पोस्पोरक कहा जाता है। क्या बोलते हैं? परिधि पर उपस्थित कोशिकाओं को ट्रोफोब्लास्ट या पोस्पोरक कहा जाता है, ठीक है। जबकि अंदर की ओर उपस्थित कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? इनर सेल मास या आंतरिक कोशिकाएं। आंतरिक कोशिका कहा जाता है। इस प्रकार ब्लास्टूला की सतह पर उपस्थित कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है और अंदर की ओर उपस्थित कोशिका को आंतरिक कोशिकाएं कहा जाता है। अब देखिएगा,
कि इसे आंतरिक कोशिका या अंतः कोशिका समूह भी बोलते हैं। अंतः कोशिका समूह भी कहा जा सकता है और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनर सेल मास कहा जाता है। अब देखिएगा कि ये ब्लास्टुला अंदर की ओर गति करता हुआ जब गर्भाशय की इस एंडोमेट्रियम स्तर के क्या आता है, संपर्क में आता है। ठीक है, गर्भाशय के इस एंडोमेट्रियम स्तर के क्या आता है, ये संपर्क में आता है। ठीक है, अब देखिएगा एक जोड़ी को इधर देखिएगा कि होता क्या है इसके अंदर। अब ये ब्लास्टुला गति करता हुआ जैसे ही गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर के अंदर दस्ता है, तो एंडोमेट्रियम स्तर के मतलब कहने का मीन ये है कि जैसे ये गति करता हुआ और विभाजित होता हुआ ब्लास्टुला इस गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर के संपर्क में आता है, तो ये जो पोषपोरक की जो कोशिकाएं होती है ये इसके साथ अंतर संबंधित होना प्रारंभ कर देती है। इसी के साथ साथ क्या होता है कि जैसे जैसे पोषपोरक कोशिकाएं इस एंडोमेट्रियम स्तर के अंदर धंसनी प्रारंभ होती है, वैसे वैसे इस एंडोमेट्रियम स्तर की जो कोशिकाएं होती है वो तीव्र गति से विभाजित होती है और विभाजित होकर के इस ब्लास्टुला की जो पोषपोरक कोशिकाएं होती है उसको चारों ओर से क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। ठीक है, चारों ओर से क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। इस प्रकार ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अंतर संबंधित हो जाते हैं। कहने का मीन ये है कि ब्लास्टुला होता है गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर के अंदर क्या हो जाता है, अंतर स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है, अंतर स्थापित हो जाता है। अंतर स्थापित क्यों होगा वो मैंने बता दिया कि ब्लास्टुला जैसे ही गति करता हुआ एंडोमेट्रियम स्तर के संपर्क में आता है, तो इस एंडोमेट्रियम स्तर की कोशिकाएं तीव्र गति से विभाजित होती हुई इस पोषपोरक यानी ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं को चारों ओर से कवर कर लेती है और इस प्रकार ये ब्लास्टुला एंडोमेट्रियम स्तर के अंदर अंतर स्थापित हो जाता है। इस प्रकार ब्लास्टुला का गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर के अंदर धंसना ही क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। अब देखिएगा इम्प्लांटेशन को क्या बोलते हैं, आरोपण। इस प्रकार ब्लास्टुला का फीमेल के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर में धंसना ही यानी माता के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर में धंसना ही क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन यानी आरोपण कहलाता है। आरोपण की जो घटना होती है ये फर्टिलाइजेशन के 6ठे दिन संपन्न होती है। आरोपण की घटना फर्टिलाइजेशन के कौन से दिन संपन्न होती है, 6ठे दिन संपन्न होती है। अब देखिएगा इस दौरान क्या होता है, इम्प्लांटेशन के पश्चात प्लेसेंटा नामक एक संरचना का निर्माण होता है। वो देखिएगा प्लेसेंटा होती क्या है, कि जो पोषपोरक जो कोशिकाएं हैं यानी जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती है इनसे अंगुली के समान इस प्रकार उभार बनने क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। पोषपोरक कोशिकाओं से इस प्रकार अंगुली के समान उभार बनने क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। इधर देखिएगा इस प्रकार से पोषपोरक कोशिकाओं से अंगुली के समान उभार बनने क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार उभार बनने प्रारंभ हो जाते हैं। इन उभारों को कोरियोनिक विलाई या जरायु अंकुरक कहा जाता है, अंकुरक कहा जाता है। अब देखिएगा ये कोरियोनिक जो विलाई यानी जरायु अंकुरक होती है इस गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर के साथ क्या बना लेती है,
एक उत्तकीय संबंध बना लेते हैं। इस उत्तकीय संबंध को ही क्या बोलते हैं अपन? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? इस उत्तकीय संबंध को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। उत्तकीय संबंध को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा कहा जाता है। ठीक है, अब इस प्रकार से जो प्लेसेंटा जो होता है वो भ्रूण के नाभि रज्जु के साथ क्या होता है, यानी भ्रूण के साथ नाभि रज्जु के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो अब देखिएगा आगे होता क्या है। तो हम किसकी बात कर रहे थे? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की डेफिनेशन आपको पता चल गई। अब मैंने ये बताया था कि प्लेसेंटा है वो भ्रूण के साथ नाभि रज्जु यानी अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ, नाभि रज्जु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, यानी नाभि रज्जु के द्वारा जो प्लेसेंटा होता है वो भ्रूण के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इस प्रकार जो प्लेसेंटा क्या करता है कि एम्ब्रियो को श्वसन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, और जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन यानी पोषण चाहिए। तो ये क्या करता है प्लेसेंटा कि मेंट्रल यानी माता के रक्त में उपस्थित जो ऑक्सीजन और जो पोषक पदार्थ होते हैं उसकी सप्लाई यानी उसका जो स्थानांतरण है वो किस तक करता है? एम्ब्रियो तक करता है। और इसके अलावा एम्ब्रियो की बॉडी में उपस्थित CO2 और जो एक्सक्रेटरी यानी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको एम्ब्रियो से कहाँ तक लाता है? माता के रक्त में डालने का कार्य करता है। इस प्रकार इसके द्वारा ये निम्न कार्य क्या किए जाते हैं? संपन्न किए जाते हैं। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन प्लेसेंटा पढ़ेंगे और किस प्रकार से एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम